हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से बहुत ही अच्छे अच्छे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। दोस्तों आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे हुए हैं। और दोस्तों कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी उंगलियों की टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बहुत यानी बार बार पूछे जाते हैं, हर लगभग हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ठोस क्रिस्टलों की जांच की गई है कॉस्मिक किरणों द्वारा, एक्स किरणों द्वारा, अवरक्त किरणों द्वारा या गामा किरणों द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे जो ठोस क्रिस्टल होते हैं इनकी संरचना की दोस्तों जांच की जाती है वो किन किरणों द्वारा की जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। आपको याद रखना होगा जो हमारे ठोस क्रिस्टलों की जो जाँच की जाती है दोस्तों वो की जाती है एक्स किरणों द्वारा, क्योंकि दोस्तों हमारे जो एक्स किरणों की दोस्तों हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती होती है, वो अधिक होती है। और फ्रीक्वेंसी का मान यानी म्यू का मान अधिक होने के कारण दोस्तों इसकी जो एनर्जी होती है वो भी अधिक होती है। तो अधिक एनर्जी के कारण दोस्तों हमारा कोई भी ठोस क्रिस्टल होता है इसको दोस्तों यह पार कर जाती हैं और हमारी जो इसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसकी जांच कर पाती हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो एक्स किरणों द्वारा दोस्तों यानी ठोस क्रिस्टलों की जांच की जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके दूसरा क्वेश्चन है, जो आज का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्स किरणों का क्षेत्र स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारी जो एक्स किरणें होती हैं उनका जो क्षेत्र होता है वो किन दो यानी क्षेत्रों के मध्य होता है। तो दोस्तों यानी जो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो क्रम है दोस्तों आपको ये याद रखना होगा। दोस्तों याद रखना, सबसे पहले होती है हमारी गामा किरणें, उसके बाद में आती हैं एक्स किरणें, उसके बाद में आती हैं अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी क्षेत्र आता है, उसके बाद में दोस्तों हमारा जो दर्शित क्षेत्र आता है, और उसके बाद में अवरक्त क्षेत्र, उसके बाद में माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें, और अंतिम में आती हैं रेडियो तरंगें। तो दोस्तों हमारे जो ये दोस्तों हमारा जो सूक्ष्म यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्रम है ये आपको याद करना होगा। दोस्तों ये हमारा क्रम है आवर्ती का घटता क्रम, या अपन कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। तो दोस्तों सबसे अधिक हमारी जो आवृत्ति होती है वो गामा तरंगों की होती है, और जो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है रेडियो तरंगों की। तो दोस्तों ये क्रम आपको याद रखना होगा। यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारी जो अक्स किरणें होती हैं वो हमारी पराबैंगनी क्षेत्र एवं जो हमारा जो गामा किरणें होती हैं इन दोनों के मध्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों हमारा जो एक्स किरणों का क्षेत्र हो जाएगा वो गामा किरणें एवं पराबैंगनी क्षेत्र के मध्य होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी याद करना होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि वी वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरणों का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा। दोस्तों आपको बताना कि आपके द्वारा एक वी वोल्ट है, विभवांतर द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है, तो उसके द्वारा उत्पादित जो हमारी एक्स किरणें होती हैं दोस्तों आपकी बतानी है कि इसकी मिनिमम तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, यानी वेवलेंथ कितनी होगी। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारे एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं, यदि दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपन जानते हैं ई होता है, और वी वोल्ट हो तो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू वी, इसके फॉर्मूलेशन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा ए वी। और दूसरा फॉर्मूला अपन जानते हैं कि दोस्तों हमारा एच मी होता है, या इसको अपन दोस्तों ये भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन में लेमडा। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो लेमडा इज इक्वल टू में प्राप्त हो जाता है वो एच सी अपॉन में ई वी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो इसके लिए जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगी अपन वो इसको बोलते हैं लेमडा मिनिमम, ये हो जाएगी हमारी एच सी अपॉन में ई वी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको दोस्तों ये तीनों यदि फॉर्मूले याद हैं तो इन दोनों फॉर्मूले की मदद से दोस्तों आप लेमडा का मान निकाल सकते हैं। ये हमारा एच सी अपॉन में ई वी प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि चित्र में संकेत दिया हुआ है, यानी दोस्तों आपको जो चित्र दिया हुआ है आपको बताना है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपीएन ट्रांजिस्टर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि दोस्तों हमारा जो इस डायग्राम के अंदर दोस्तों चीट का निशान होता है हमेशा याद रखना दोस्तों, ये होलों की यानी डायरेक्शन को दर्शाता है, यानी जिस डायरेक्शन में होल हमारे गति करते हैं उसी की डायरेक्शन को दर्शाता है। यानी दोस्तों ये बाहर की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इस डायरेक्शन में जो हमारे गति करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यानी दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये उत्सर्जक है ये इलेक्ट्रॉनों का इधर यानी परिवहन कर रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनों का संचार कर रहा है। तो यहाँ से अपन जानते हैं यदि दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो यानी दोस्तों हमारा कौन सा यहाँ पर एन यानी कि अर्धचालक है, तो यहाँ पर यदि एन अर्धचालक होगा तो हमारा ट्रांजिस्टर हो जाएगा दोस्तों हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों यहाँ से यदि अपन
इलेक्ट्रॉन का प्रवाही दर हो रहा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और हम जानते हैं दोस्तों एन टाइप का हमारा जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो यानी पहले हमारा उत्सर्जक हमारा ई एन हो जाएगा, तो आधार हमारा पी हो जाएगा और संग्राहक भी एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, एन पी एन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 5वां क्वेश्चन है। हमारा जो 5th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन क्षेत्र आधार है, तो इसकी मोटाई पी क्षेत्र की तुलना में होगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि हमारा कोई एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एन क्या हमारा आधार है, तो आपको बताना है इसका दोस्तों हमारा जो क्षेत्रों की मोटाई होगी वो पी की तुलना में कम होगी या अधिक होगी। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कम होगी। क्योंकि दोस्तों याद रखना हमारा जो आधार होता है दोस्तों वह उत्सर्जक एवं संग्राहक की तुलना में यानी कम होता है उसका चौड़ाई। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आधार एन है, तो इसके कारण इसकी चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों वह पी क्षेत्र की तुलना में कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पी है वो एक उत्सर्जक है एवं संग्राहक है, और हम जानते हैं आधार होता है वो हमेशा इन दोनों से कम यानी पतला होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक छात्र स्वयं को अपने बाल को ऊपर खींचकर ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करता है, वह सफल नहीं होता है, क्योंकि। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना कि एक छात्र है दोस्तों वह स्वयं अपने हाथों से अपने बालों को ऊपर खींचता है, लेकिन दोस्तों वह अपने आप को ऊपर उठाने में असमर्थ होता है। और दोस्तों आपको बताना इसका कारण क्या होगा, यानी लगाया गया बल बहुत कम है, या बल बाल पकड़ने में घर्षण बल यानी अल्प होता है, या न्यूटन का जड़त्व नियम जड़ यानी जीवित लोगों पर लागू नहीं होता है, या लगाया गया बल निकाय का आंतरिक बल है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये मनुष्य है ये यानी बल लगा रहा है अपने बालों पर। यानी दोस्तों अपन देखते हैं कि जो पूरा निकाय है इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगा रहा है, यानी दोस्तों यानी कि जो व्यक्ति द्वारा उसी खुद पे बल लगाया जा रहा है। यानी दोस्तों यदि हमारा कोई भी एक निकाय है उसके अंदर यानी आंतरिक बल किया जाता है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो लगाया गया बल दोस्तों यहाँ पर आंतरिक बल है, तो यानी दोस्तों यह ऊपर नहीं उठेगा। यानी दोस्तों जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए यह व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा। तो इस कारण इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी एक छात्र यदि स्वयं को अपने बालों को ऊपर खींचकर यानी खींचने का प्रयास करता है तो दोस्तों वह उस प्रयास में असफल हो जाता है यानी सफल नहीं होता। उसका कारण क्या है कि लगाया गया बल होता है वो एक आंतरिक बल है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ठोस गेंद के अंदर एक सकेंद्रीय गुहिका है, यदि गेंद को गर्म किया जाए तब गुहिका का आयतन। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक गेंद है, एक ठोस गेंद है, उसके अंदर दोस्तों हमारी कोई एक आयतन गुहिका है यानी सकेंद्रीय है। आपको यदि दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपको बताने कि हमारे जो गुहिका होगा उसका आयतन क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं यानी किसी भी चीज़ को अपन दोस्तों टेम्परेचर देते हैं, उष्मा देते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर एक्सपेंशन होता है यानी प्रसार होता है, यानी उसमें प्रसार होता है। दोस्तों गेंद के अंदर उसमें प्रसार होने के कारण दोस्तों हमारा जो अंतर कोटर होगा उसका भी आयतन बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा कोई भी यानी गेंद हो या यानी यदि उसको अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर उसमें एक्सपेंशन होगा यानी उसमें प्रसार होगा, उसके कारण दोस्तों इसके अंदर जो कोटर है उसका भी आयतन बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ताम्र गेंद को गर्म किया जाता है तब अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों आपको बताना कि आपके पास एक तांबे की गेंद है, यदि इसको अपन टेम्परेचर देते हैं यानी दोस्तों यदि गर्म किया जाता है तो आपको बताना है कि इसके अंदर अधिकतम प्रतिशत इसके व्यास में होगी, या दोस्तों इसके क्षेत्रफल में अधिकतम वृद्धि होगी, या इसका दोस्तों जो आयतन होगा उसमें अधिकतम वृद्धि होगी, या इसके घनत्व में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्योंकि दोस्तों याद रखना कोई भी हमारी वस्तु है यदि उसके यदि अपन टेम्परेचर देते हैं दोस्तों हमारा जो इसका लंबाई में एक्सपेंशन गुणांक होता है वो हमारा एल्फा, और जो हमारा इसका क्षेत्रफल में यानी प्रसार गुणांक होता है बीटा, और आयतन में प्रसार गुणांक होता है वो गामा। दोस्तों इन तीनों का जो संबंध होता है अनुपात होता है वो इस प्रकार से होता है, ये इसके 3 होता है यानी 2 होता है यहाँ पर 3। यानी दोस्तों हमारा जो आयतन में प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार की तुलना में 3 गुना, एवं जो हमारा क्षेत्रफल प्रसार गुना होता है दोस्तों वो है इसके तुलना में 2 गुना होता है। तो अपन देखते हैं कि दोस्तों सबसे यानी अधिक हमारा कौन सा आयतन प्रसार गुणांक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो आयतन प्रसार गुणांक होगा यानी कि आयतन में जो वृद्धि होगी दोस्तों वो सबसे अधिक होगी, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो
गाड़ी को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास कोई एक घोड़ा है, दोस्तों उसके पीछे यानी कोई एक गाड़ी बंधी हुई है। दोस्तों ये जो घोड़ा चलता है तो आपको बताना है कि दोस्तों ये यानी कि किस बल के कारण ये घोड़ा होगा दोस्तों आगे की ओर बढ़ता है। पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, या घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल, या गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल। दोस्तों याद रखना, जो पृथ्वी द्वारा जो घोड़े पर लगाया गया बल होता है दोस्तों उसी के कारण हमारा जो घोड़ा आगे बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो हमारा घोड़ा होता है दोस्तों वह पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाता है, यानी पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करेगा अपने पाँव से। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया बल के अनुसार यदि घोड़ा पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगा रहा है तो दोस्तों हमारी पृथ्वी भी घोड़े के आगे की ओर बल लगाएगी, और दोस्तों उसी बल के कारण हमारा जो घोड़ा होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो पृथ्वी द्वारा तल द्वारा जो घोड़े पर दोस्तों जो बल लगाया जाता है उसी के कारण हमारा जो घोड़ा होता है दोस्तों वो आगे बढ़ता है, यानी आगे बढ़ने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि 1 लीटर एल्कोहल का वजन। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो 1 लीटर है दोस्तों उसका जो एल्कोहल का वजन होगा वो आपको बताना कि गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक होता है, या सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, या सर्दियों एवं गर्मियों में दोनों में समान होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये अपन जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी मास अपॉन में वी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो आयतन है दोस्तों हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि 1 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन देखेंगे दोस्तों हमारा जो वजन होगा जाएगा दोस्तों वो घनत्व के समानुपाती होगा। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा कोई भी वस्तु है जैसे जैसे अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों इसके घनत्व में कमी होती जाएगी, यानी दोस्तों गर्मियों के अंदर इसका घनत्व कम होता है और सर्दियों में घनत्व अधिक होगा। तो दोस्तों यदि घनत्व सर्दियों में अधिक होगा तो इसका जो मास होगा यानी वजन होगा वो भी सर्दियों में अधिक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा, यानी हमारे सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक कम होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो हमारा 1 लीटर एल्कोहल है उसका जो वजन होगा दोस्तों वो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होगा। क्योंकि हम जानते हैं गर्मियों के अंदर दोस्तों घनत्व का मान कम होता है, तो घनत्व का मान कम हो जाएगा तो हम जानते हैं मास होता है वो घनत्व के समानुपाती हो जाएगा। तो मास का मान भी हमारा गर्मियों में कम होगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो कंप्लीट होती है। दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको वास्तव में हेल्पफुल लगे हों तो हमारे चैनल को तो ज़्यादा से शेयर करें, जिससे कि दोस्तों आपको एग्जाम तक ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।